नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। राजनीति में महिलाओं की स्थिति भी पुरुषों के समान हो, इसकी मांग कोई आज की नहीं है, ये 1931 से उठ रही है। वक्त गुजरा, देश आज़ाद हुआ, महिला आरक्षण को लेकर के काफ़ी बहसें हुईं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग बरकरार है, लेकिन अब संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक के पास होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। अगर सरकार ने संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने वाला कानून बनाने में सफलता पा ली, तो ये समझ लीजिए कि ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। कई बार इस पे सरकारों ने कोशिशें की, अब जब कुछ हुआ ही नहीं तो उस कोशिश को कोशिश क्या कहें। और जो हुआ सो हुआ, उसे जाने देते हैं, लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही हैं। अच्छा, हम सब देश के प्रधानमंत्री को उनकी उपलब्धियों को एक के बाद जो एक उपलब्धियाँ वो गेन कर रहे हैं, उसके लिए जानते हैं। लेकिन उनकी एक और ख़ासियत है, अचानक से वो कुछ बड़ा कर देते हैं और इस बार भी विशेष सत्र में 100% कुछ बहुत बड़ा होगा, जिसके बारे में ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट में भी मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स हैं, उनको पता ना हो। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित करने के लिए जो प्रस्ताव है पेंडिंग में, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओके कर सकते हैं। आज इसी पे बात करते हैं और विशेष सदन में महिलाओं को लेकर के आरक्षण पे क्या कुछ और क्यों हो सकता है, तो इसको जानते हैं केसी गुप्ता जी से। उन्हें मैं अपने शो में जोड़ लेती हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। धन्यवाद, नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। सर, आप जान रहे हैं कि काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं जी। और प्रधानमंत्री को हम उनके सरप्राइजेज़ के लिए जानते हैं, लेकिन जी। ये जो चर्चा है महिला आरक्षण की, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, महिला आरक्षण विधेयक जी, की चर्चा तो तभी से चल रही है जब सरकार ने यानी मोदी जी ने ये तय किया था कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा 18 से लेके 22 सितंबर तक। उसमें जिन बिल्स की चर्चा हो रही थी कि क्या-क्या आएगा, तो उसमें महिला आरक्षण विधेयक एक प्रमुख बिल था। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर के बिल लाने की बात थी। अभी जो जी, जारी किया है ऑफिशियल, जिसमें बताया है कि 5 जो बिल्स बताए गए हैं, उसमें एक प्रेस एक्ट की बात है, उसके अंदर पोस्टल एक्ट की बात है, क्योंकि अभी तक वही हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाए गए थे, जी, वही कानून चले आ रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करने की बात है। जहाँ तक महिला आरक्षण बिल की बात है, तो ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, इसके लिए प्रयास तो बहुत पहले से चल रहे थे। थोड़ा पीछे जाएँ तो आप देखेंगे कि आज़ादी से बहुत पहले ही 1931 में ये मांग उठी थी कि महिलाओं को भी पुरुष के बराबर ही राजनीतिक क्षेत्र में काम जी, करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जी, जी, खैर, तब के हालात अलग थे, लेकिन उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, तब भी ये मांग जोर पकड़ रही थी कि महिलाओं को भी राजनीति में पुरुषों के बराबर स्थान मिले, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन जी, उसके लिए कोई गंभीर प्रयास हुए नहीं शुरू के वर्षों में। बाद में 1996 में गंभीर प्रयास किया गया, जब श्री एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। तो उनके समय में एक बिल पेश करने का प्रयास किया गया था, जो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो जी, 1998 में जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, 96 में ही आ गई थी, जो वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, जी, तब कोशिश की गई, लोकसभा में बिल पेश किया गया। लेकिन आपको मालूम है, उनकी वैसे तो अल्पमत की सरकार थी, तो जी, उसमें
दूसरे जो दल थे, राष्ट्रीय जनता दल उदाहरण के तौर पर दूसरे दल थे, उन लोगों का बड़ा कट्टर विरोध था। वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि महिलाओं को ऐसा कोई स्थान मिले, और इनफैक्ट उन्होंने बड़े कहना चाहिए कि डेरोगेटरी शब्दों के साथ इसका विरोध किया था, और इसलिए वो वाजपेयी जी का जो एफर्ट था वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने फिर से कोशिश की और 1999 में एक बार फिर से ये बिल लेकर के आए संसद में। लेकिन इसके ऊपर आम सहमति नहीं बनी, क्योंकि उनके अपने ही जो सहायक दल थे वो राजी नहीं थे, तो ये पास नहीं हो पाया। उसके बाद में आ गई आपके यूपीए की सरकार जी। तो 2004 में ही, यानी जब ये लोग आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की थी कि भी हम चाहते हैं महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात है संसद में और विधानसभाओं में, उसके बारे में हम बिल पास करेंगे। लेकिन ये केवल मंशा भरी रह गई, उससे आगे बात नहीं बढ़ी। लेकिन सोनिया गांधी चूंकि उनकी सर्वोच्च नेता थी और खुद महिला होने के नाते उनका ये कट्टर कमिटमेंट था, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था कि हमको महिलाओं को आरक्षण देना है। इस उद्देश्य से उन्होंने दोबारा से फिर प्रयास किया और 2009 में बिल पेश तो हुआ, लेकिन फेल हो गया, क्योंकि वही जो दूसरे दल उनका साथ नहीं दे रहे थे, उनकी अपना पूरा बहुमत था नहीं, वो भी दूसरे दलों के समर्थन पर निर्भर थे। लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और 2010 में ये बिल उन्होंने फिर से पेश किया, राज्यसभा में पास भी हो गया। अब राज्यसभा में उन्होंने अपने दूसरे दलों को दबाकर या किसी तरह से पास तो करवा लिया, लेकिन अंदर में इतना ज्यादा विरोध था कि उसके चलते फिर लोकसभा में पेश ही नहीं हो पाया। 2014 में सरकार बदल गई, मोदी जी आए, भाजपा की सरकार आई, तो भाजपा का जो अपना चुनाव घोषणा पत्र था 2014 का, उसमें भी यह बात थी हम महिलाओं को 33% का आरक्षण देंगे विधायिका में। लेकिन उन 5 वर्षों में नहीं हुआ, तो 2019 के घोषणा पत्र में फिर से इस बात को दोहराया गया कि महिलाओं को आरक्षण देने की पहल की जाएगी, ये कानून बना करके उनको दिया जाएगा। तो ये जो 17वीं लोकसभा है जो 2019 में गठित हुई थी, इसमें भी सरकार का ये कमिटमेंट था। तो ये तो है इसका इतिहास, यानी ये मांग ना तो नई है और ना ही राजनीतिक दलों की ओर से इस प्रकार की कोई कमिटमेंट की गई है। लेकिन अब चूंकि विशेष सत्र बुलाया गया है और जैसा आपने कहा कि जो ऑफिशियल एजेंडा है उसमें तो ये नहीं है, अभी तक नहीं है, लेकिन ये आ सकता है, क्योंकि मोदी जी जाने जाते हैं आश्चर्य चकित कर देने वाले अपने कदमों से। अचानक वो कोई फैसला लेते हैं और वो जनता के सामने आता है, तो ये उनकी है। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्रों में ये पूरा स्पेकुलेशन तो चल ही रहा है, और उसका एक प्रमाण ये है कि आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में बाकायदा इस पर एक एडिटोरियल लिखा गया है। तो आप लोग पत्रकार हैं और जो और बड़े लेवल के पत्रकार हैं, राष्ट्रीय जो प्रेस है, हम समझते हैं कि उनके पास, उनके सूत्रों के पास जो जानकारी है वो सही ही होगी। हालांकि उन्होंने भी इसमें लिखा है, साफ किया कि अभी तक ये ऑफिशियल एजेंडा में नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है प्रबल कि ये बिल हो जाए। तो ये इस बिल की जो बैकग्राउंड है अभी तक की, वो ये है। सर, एक तो आप ये बताइए, आपने अभी सोनिया जी का नाम लिया था, तो पहली जो सरकारें थी, क्या उनको ये डर था कि हम ये बिल पास कर देंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा उनका, या दूसरे दल, जैसे कि आपने जिक्र किया अभी, दूसरे दल नाराज हो जाएंगे? ये कोई ऐसी बात थी नहीं जब तक हो नहीं सकती थी? देखिए कि ऐसा मुद्दा है कि क्योंकि अगर मैं मोदी सरकार की बात करूं, तो मैं पर्सनली खुद ये महसूस करती हूँ कि वहाँ महिलाओं की एक अलग रिस्पेक्ट है। आप पास्ट में भी जाकर के देख लीजिए, सुषमा स्वराज आज की तारीख में भी ठीक है, गिनती कम है, लेकिन इनके यहाँ रिस्पेक्ट बहुत है महिलाओं की, और मोदी जी खुद महिलाओं की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस समय वो इसरो के ऑफिस गए थे, कमांड ऑफिस में, उन्होंने वहाँ महिलाओं से खास तौर पे उनको वक्त दिया, उनसे बात की,
और उनको एप्रिशिएट किया। तो जी। ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि मोदी जी इसके लिए अम, मोदी सरकार कुछ सोच सकती है। क्या कहते हैं आप? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मोदी जी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी कंसिस्टेंटली लगातार ये जो कॉज़ है, ये जो मुद्दा है महिलाओं को अधिकार देने का, इसके बारे में वो बड़े स्पष्ट हैं। कभी उनके दल में इस बात को लेके आगा-पीछा नहीं रहा और ना आज है। एग्ज़ैक्टली। हालाँकि जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक महिलाओं को एम्पावर करने का सवाल है, महिला सशक्तिकरण का जो प्रश्न है, उसमें भाजपा के अलावा कांग्रेस को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने इस चीज़ को लेके प्रयास किए थे। अब देखिए 1992 में 1992 में ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन पास होते हैं 1992-93 में, जिसमें महिलाओं को लोकल बॉडीज में, स्थानीय निकायों में, शहरों में और गांवों में दोनों स्थानों पे, यानी पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में ये आरक्षण उनको दिया गया था। तो उनके वक्त में उस समय ऊपर के लेवल पे नहीं दिया जा सका, लेकिन एक शुरुआत उन्होंने की कि कम से कम स्थानीय स्तर पे महिलाओं की भागीदारी बढ़े। जो हमारा जो इलेक्टेड जो सेगमेंट है, उसमें उनकी भागीदारी बढ़े, इस बात का उन्होंने प्रयास किया और उसको पूरा भी किया। तो ये क्रेडिट तो उनको जाता है। हालांकि फिर सरकारें, फिर अस्थिरता का जो दौर चला और कहने को कोशिश देवेगौड़ा साहब ने भी की 96 में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद में वाजपेयी जी की सरकार आई, तो बीजेपी के पहले से कमिटेड थे, तो उन्होंने भी प्रयास किया था, नहीं हुआ। तो वस्तुस्थिति अब ये है कि महिला आरक्षण का विरोध करने में सबसे मुखर तो क्षेत्रीय दल रहे हैं, जिनकी राजनीति मुख्य तौर पे जाति आधारित है और उनके जो माइंडसेट है, उनकी जो मानसिकता है, वो फ्यूडल है, पुरुष सत्तात्मक है और महिला विरोधी है। इसमें कोई शक नहीं है। जी, मैंने बताया जैसे राष्ट्रीय जनता दल लालू जी का है, और कुछ दूसरे दल के लोगों ने तो इतना भयंकर इसका विरोध किया था कि एक सांसद ने तो मंत्री के हाथों से इस बिल को छीन करके इसकी प्रतियां फाड़ दी थी। अब आप सोचिए कि उनका जो जो विरोध है वो कितना कट्टर था, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो है फ्यूडल, सामंतवादी मानसिकता है। पुरुष का वर्चस्व हमेशा बना रहे, इस बात को लेकर के उनकी ये हमेशा की एक मानसिकता चली आ रही है। और फिर आप अगर थोड़ा इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखिएगा, बड़े दायरे में देखिएगा, तो केवल राजनीतिक दलों को ही क्यों ब्लेम करें। हमारे समाज में सामान्यतया महिलाओं को अपने बराबर समझने की मानसिकता केवल समाज का जो एक पढ़ा लिखा शहरी वर्ग है उसमें ही है। उसमें भी रिजर्वेशंस हैं, कुछ उनको टोका टोकी के साथ है, लेकिन जो बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, वहां तो महिलाओं को आज भी दबाने की ही प्रवृत्ति देखने में आती है। सो मच सो, यहाँ तक कि जब 92-93 में लोकल बॉडीज में, गांव की पंचायतों में उनको प्रतिनिधित्व देने की बात आ गई, बात आ क्या गई, वो संविधान के द्वारा उसको मंजूर कर दिया गया, और नगर पालिकाओं में तो एक जो प्रक्रिया चली है जिसका परिणाम ये है कि अभी भी वो महिलाएं जो बन जाती हैं, पंच सरपंच बन जाती हैं, पार्षद बन जाती हैं, या कहीं मेयर भी बन जाती हैं, तो उनके घर के जो पुरुष, विशेषकर उस महिला के जो पति हैं, जी। वो ही ज्यादातर उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं या फिर उस पर अनावश्यक दबाव डालते हैं। तो ये अच्छा, अब इस बात को 30 साल हो गए हैं, 30 साल होने के बाद भी आपको गांव में से शब्द सुनने को मिलते हैं, पति पंच, पति पंचायत। सरपंच, जी, सरपंच पति, सरपंच, जिससे सरपंच पता पति। लगे कि वो जो महिला हैं वो तो केवल नामात्र को हैं, और असली तो भाई जी, जो सरपंच हैं और जो कुछ भी हैं वो उनके पति महाशय हैं। जी, जी। इससे ये आप समझ सकती हैं कि आज भी हमारे समाज में, भारत के समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। हाँ, लिप सर्विस हम जरूर देते हैं, बातें जरूर करते हैं। हम उदाहरण देंगे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
लेकिन हम ये भूल जाते हैं व्यवहार में कि महिलाओं को पूजे जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अधिकार देने की, अपने बराबरी के स्तर पे लाने की। और बराबर का स्तर यदि अभी दूर भी है तो कम से कम जो जिस तरह के अत्याचार उन पे होते हैं, जिस ढंग से उनको दबाया जाता है, उसको तो तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। तो अब जी। ये जो बिल आ रहा है, 33% जब महिलाएं पहुंचने लगेंगी, विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, तो उम्मीद ये करते हैं कि उससे महिला सशक्तिकरण का ये जो जो प्रक्रिया जो शुरू हुई है, इसको निश्चित रूप से बल मिलेगा। और जब महिलाएं अच्छी पोजीशन में होंगी तो जो सामान्य महिला है, जो गरीब है, जो कहीं अप्रोच नहीं कर सकती, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, आशा हम ये करते हैं कि वो अपने क्षेत्र की जो महिला सांसद है, जो महिला विधायक है, उसके पास वो ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ जा सकेगी और वो सांसद, वो जो महिला सांसद और महिला विधायक भी उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ज़्यादा गौर से सुनेंगे। इसके अलावा इसके और भी सामाजिक राजनीतिक महत्व हैं, बड़े लाभ हैं इस चीज़ के, ये इतना भर ही नहीं है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये याद करने की है कि 2010 में जब राज्यसभा में ये बिल पास हो गया था, उसी साल के बजट में था कि जो हमारी राष्ट्रीय वृद्धि दर है आर्थिक, वो डबल डिजिट में होगी, यानी कम से कम 10% होगी, लेकिन वो नहीं हो जी। पाया। तो बहुत सारे ऐसे अध्ययन हैं जो ये बताते हैं कि अगर किसी देश को तीव्र गति से आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि जैसे अभी हमारे भारत में जो महिलाओं का की जो उपस्थिति है, संसद का ही हम उदाहरण लें तो वो अधिकतम 14% है। मतलब 1952 में जब से चुनाव शुरू हुए थे तब से लेके आज तक 1977 में मात्र 3.4% थी। और 17वीं लोकसभा है ये, यानी कि 17 बार चुनाव हुए जी। और इस दौरान में तकरीबन 9,000 लोग हैं वो सांसद बने हैं, लोकसभा के सदस्य बने हैं। तकरीबन 9,000 हैं, 545 इसकी संख्या होती है, कभी कम भी हो जाते हैं किसी वजह से, लेकिन कुल मिला के आप मान लीजिए कि मोटे तौर पे 9,000 लोग संसद बने हैं, सांसद बने हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महिला जो सांसद रही हैं उनकी संख्या मात्र 600 है। आप ये देखिए कि रेशो कहां पर है। आबादी जब लगभग बराबर है, हालांकि बीच में ऐसा भी दौर रहा कि वो भी बहुत कम हो गई थी और मोदी जी का जो उसके उनके जो प्रमुख जो कार्यक्रम थे उनमें से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, तो उसकी वजह से उसमें जी, जी, वो इसीलिए है। सुधार हुआ है। जी। लेकिन 9,000 में से कुल 600। और यह बात भी कोई अचानक नहीं है कि 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ और वो लोग कांग्रेस के विरुद्ध आए तो उसमें सबसे बड़ी संख्या उन्हीं क्षेत्रीयों और जातिवादियों दलों की थी जो महिला विरोधी थे। और वो दिखाई दिया उनके नतीजों में कि उस वक्त मात्र 19 महिलाएं सांसद बनी थी लोकसभा की सदस्य, यानी 545 के सदन में, जिसमें से 2 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, 543 सदस्य आप चुन रहे हैं, उनमें से महिलाओं को चुना कितना? 19। तो ये जो हमारी मानसिकता है, अब ये फैक्ट है, लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए राजनीतिक दलों को ही पहल करनी पड़ेगी। और अब मोदी जी ने बहुत अच्छी पहल की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये सिरे चढ़ जाएगी। इस बार पहले वाली बात नहीं होगी कि बिल पेश तो हुआ साहब लेकिन पास नहीं हुआ। तो लेट्स होप फॉर द आपने बेस्ट। आपने एक चीज़ अंडरलाइन की कि जो रीजनल दल हैं, उन लोगों ने इसमें अड़ंगा लगाया। जी वो हाँ, बिल्कुल। रीजनल दल अभी भी होंगे, लेकिन हाँ, निश्चित चूँकि रूप से। कई बार इस पे काम हो चुका है और जो काम हुआ है जैसे कि आपने बताया कि पंचायत पति वगैरह-वगैरह, जी हाँ। तो इसमें आपको नहीं लगता कि जो वो सरकारें थीं, उन लोगों ने ये कर तो दिया लेकिन उसका फ़ॉलो अप नहीं किया? देखिए मतलब इसमें 2 बातें हैं। मैंने तो कई जगह बोर्ड भी देखा है लगा हुआ कि
पंचायत पति और जी हाँ, कई बिल्कुल। ऑफिसेज़ में मैंने ये भी देखा है कि वहाँ लिखा होता है कि मतलब जो अ, महिला प्रधान जो है वो खुद आएँ, प्रधान के पति हुँ, का आना यहाँ वर्जित है। तो जी, जी। ये दोनों चीज़ें जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हैं। ख़ैर उसको फ़ॉलो अप नहीं किया होगा इसीलिए हुँ, ये सब हुआ। अगर अभी इस बार महिला आरक्षण का प्रस्ताव जो है पास हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी की जो लिस्ट है उसमें एक उपलब्धि और जुड़ जाएगी? बिल्कुल और जुड़ उसको जाएगी, बिल्कुल जुड़ जाएगी, क्योंकि ये तो इतना क्रांतिकारी कदम होगा। जी, जैसे मैंने कहा, ये ना इमीडिएट तो रिज़ल्ट नहीं आएँगे ज़्यादा। जैसे आप एक जी। पेड़ लगाते हैं, एक माली पेड़ लगाता है, वो उसमें से जी। अंकुर निकलता है, फिर हुँ, पेड़ हुँ। बड़ा होता है, तब वो हुँ, हुँ। छाया देता है, तब उसमें फल आते हैं। इसी तरह से जो महिलाओं की स्थिति हीन है, तो इस पे इतने बरसों से काम हुआ है, लेकिन फिर भी समाज में चूँकि पुरुष के हाथ में ही सत्ता रहे, ये मानसिकता आज भी बड़ी प्रबल है, जिसके चलते हुए उनको संविधान के स्तर पे अधिकार मिलने के बावजूद भी उनका प्रयोग कम है। जैसा आपने कहा कि सरकारों ने फ़ॉलो अप नहीं किया। उसमें मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि सरकार के अलावा ये जो समाज है, उसकी भी भूमिका है। वो चुन ली गई हैं, सरपंच बन गई हैं महिलाएँ, पार्षद बन गई हैं, मेयर भी बन गई हैं। तो एक तो उन्हें अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा। उन्हें अपने जो उनके पुरुष साथी हैं, जो उनके पति हैं, उनकी छाया भर अगर वो बन के चलती रहेंगी, तो स्थिति में कोई ज़्यादा सुधार होने की संभावना नहीं है। और हम ये मानते भी हैं कि एकदम से तो नहीं होता। जो समाज की जो जो प्रेजुडिसेस हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, वो सदियों पुराने हैं। तो उनको निकलने में तो समय लगेगा, लेकिन इसमें जो अगुवाई है, ये महिलाओं पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि संविधान ने आपको जितने अधिकार दिए हैं, आप उनका उपयोग करना सीखिए, उतना आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा कीजिए। तो जो लोकल बॉडी के लेवल पे हुआ है, उसका कुछ असर तो पड़ा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। हालाँकि जितना हम चाहते थे या जितना हम सोचते थे कि होगा, उतना नहीं हुआ है। इस प्रक्रिया को तीव्र गति मिलेगी जब महिलाएँ भी इतनी बड़ी संख्या में संसद में आ जाएँगी और विधायक बन जाएँगी, क्योंकि वहाँ पे पावर है। वहाँ पे एक एक डेफ़िनेट जो सब्सटेंस है पावर का, वो विधायक है। उदाहरण के तौर पर, आज पुरुष विधायक के पास जाने में हमारी महिला को संकोच होगा, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड ऐसा है। आई मीन सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक मानसिकता ऐसे जिसमें महिला कॉन्फिडेंट नहीं जी, होती है। कंफर्टेबल वो महसूस नहीं करती कंफर्टेबल हैं। भी नहीं होती है कि वो जाएगी, दिन के समय जाएगी, वो चाहेगी 2-4 महिलाएँ साथ भी हों तभी जाए, अन्यथा उसका जाने का उसको संकोच ही होगा। जी, लेकिन जब महिला अगर विधायक होगी, तो ये संकोच नहीं होगा उन्हें, वो निसंकोच जा सकेगी और वो उसकी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ भी सक आज महिला के साथ कुछ बुरा होता है, तो वो पुरुष को के चली भी जाए अपने सांसद विधायक के सामने, तो भी उतना वो नहीं खुल पाएगी। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसी समस्याएँ महिलाओं की हैं, जो जेंडर स्पेसिफिक हैं। वो पुरुषों को कभी जी, झेलनी नहीं पड़ती, तो वो उसे कभी समझ भी नहीं पाएँगे। मैं यहाँ बैठ के और कोई व्यक्ति यहाँ बैठ के कितनी भी बातें कर लें, वो बातें किताबी रह जाएँगी। लेकिन जो उसके वेरी ऊपर ट्रू। गुज़रती है, वो वही जानती है और दूसरी अधिकारिणी जो है, वो सांसद है या विधायक है या कलेक्टर भी है, अगर वो महिला है, तो वो उसे अच्छे से समझ पाएगी। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस कदम का बहुत अच्छा प्रभाव सर होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक मतलब ये अगर इस बार पास होता है, तो जैसे पहली सरकारों में कुछ फ्लॉज़ रहे, लाइक फ़ॉलो अप नहीं किया, तो डू यू थिंक कि मतलब अगर मोबाइल मिला तो साथ में उसकी एक्सेसरीज़ भी मिलेंगी? देखिए, सरकार की तो मंशा बड़ी साफ़ है, वो तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि वो ऐसे प्रावधान रखेंगे कि जो कानून के द्वारा दिया जा रहा है, वो उनको वास्तव में उपलब्ध हो। लेकिन हुँ, जैसे मैंने कहा कि इस संबंध में एक ज़िम्मेदारी उन महिलाओं की अपनी तो ज़रूर रहेगी। यानी मोबाइल के साथ में एक्सेसरी को हासिल करने का ज़िम्मा एक हद तक उन महिला प्रतिनिधियों के ऊपर ही रहेगा। अब अगर इसे सही ढंग से आप देखें, तो ये इतना बड़ा कदम है। पहले था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज़, जी, यानी संविधान सभा ने जिस समय बात स्वीकार की, वयस्क मताधिकार
का अधिकार, व्यस्त मताधिकार देने की, जी, कि जो भी उस वक़्त के हिसाब से 21 साल की उम्र से ऊपर का व्यक्ति है, महिला हो या पुरुष, जी, किसी जी। भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उन सबको वोट देने का अधिकार होगा, जिसे बाद में घटा के 18 साल कर दिया गया। हुँ, हुँ। उसके बाद सबसे बोल्ड स्टेप यही है, जहाँ तक चुनावों की बात है, जहाँ तक अपने प्रतिनिधि चुनने की बात है, तो उस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज़ के बाद सबसे बड़ा कदम है महिलाओं का सशक्तिकरण, जो इसके द्वारा आने वाला है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ, बेटी अ, पढ़ाओ का जो उन्होंने स्लोगन दिया था आते ही, उस पे काफ़ी काम हो रहा है। और जी, जब बेटियाँ पढ़ जाती हैं, पढ़ाई-लिखाई करती हैं, तो ऑब्वियसली वो आगे भी बढ़ती हैं। बिल्कुल। और ये अगर हो जाता है आरक्षण वाला मुद्दा, तो मैं समझती हूँ कि फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि शायद 1-2 दिन में ये अच्छी खबर सुनने को मिले, ये हमारी कामना हाँ है जी। और यस, सरकार यस। से उम्मीद भी है। लेट्स होप फॉर बेटर। लेट्स होप फॉर बेटर।